स्टूडेंट्स, हम लोग जो है अपना अब एक नया चैप्टर जो लॉज ऑफ मोशन के अंदर ही जो हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं उसके अंदर एक चैप्टर ही पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन। हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिए हैं, फ्रिक्शन पढ़ेंगे। ओके, तो ये क्या है? अब देखो, अभी तक तुमने जितने भी सवाल देखते थे उसमें पुल्ली को बोल देते थे स्मूथ, सरफेस को बोल देते थे स्मूथ। अब ऐसा नहीं होगा, अब यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो पुल्ली है तो वहाँ पे भी फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा। तो ऐसे सरफेसेस के बारे में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में क्या है, देखो बहुत ही कम थ्योरी है, छोटा मोटा सा कुछ कुछ बात बताएंगे थ्योरी के नाम पे। बाकी तो जो न्यूटन्स लॉज तुमने पढ़े हैं उसी का इसमें भी एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुछ बातें हैं। फ्रिक्शन जो है, तो फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसको स्मॉल एफ से नॉर्मली दिखाते हैं हम लोग। उसके बारे में जो कुछ बातें हैं जो हमको समझना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या है? सबसे पहला बात ये है कि जो नेट कांटेक्ट फोर्स होता है, नेट कांटेक्ट फोर्स, तुमने देखा था जो कोई भी ब्लॉक है अगर किसी सरफेस के कांटेक्ट में है तो यहाँ पे नॉर्मल लगता था, ये तो तुमने देखा था। ठीक है, और अगर ये ब्लॉक मान लो इधर की तरफ मूव कर रहा है, वेलोसिटी है इसके पास कुछ, ये चूँकि मूव कर रहा है और सरफेस रेस्ट पे है तो इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी है। तो उस रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करने के लिए अगर ये सरफेस स्मूथ नहीं होके रफ सरफेस है तो एक कंपोनेंट लगता है। मान लो ये जो सरफेस उधर जा रहा है तो इसको एक अपोज करने के लिए, मोशन को अपोज करने के लिए एक फोर्स लगता है, तब फ्रिक्शन। ठीक है, तो जो नेट कांटेक्ट फोर्स होता है कैपिटल एफ, वो इन दोनों का रिजल्टेंट होता है, यानी वो होता है अंडर रूट फ्रिक्शन का स्क्वायर जोड़ नॉर्मल का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल और फ्रिक्शन जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगते हैं। तो ये बात समझ में आया? तो वही है कि जो नेट कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है, किसके बीच में? जो टू बॉडीज़ हैं, दो बॉडीज़ हैं जो कि कांटेक्ट में हैं, टू बॉडीज़ इन कांटेक्ट, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो नेट कांटेक्ट फोर्स का, जो नेट कांटेक्ट फोर्स का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा किसका? नेट फोर्स का, वो कहलाता है फ्रिक्शन। ये बात समझ में आया? नॉर्मल कंपोनेंट को नॉर्मल बोलते हैं, टेंजेंशियल को ये बोलते हैं। नेट कांटेक्ट फोर्स क्या हो जाएगा? इधर की तरफ हो जाएगा, एफ हो जाएगा अंडर रूट एन स्क्वायर जो एफ स्क्वायर। ये बात समझ में आए? तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा उसको फ्रिक्शन बोलेंगे। दूसरा बात जो इसके बारे में, फ्रिक्शन के बारे में हमको समझ में आना चाहिए वो ये है कि फ्रिक्शन तब लगना शुरू होता है, इट स्टार्ट्स एक्टिंग। ठीक है, व्हेन देयर इज ए टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ध्यान देना, मोशन नहीं है, रिलेटिव मोशन है, समझे? रिलेटिव मोशन कब होता है? जब दो ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से चल रहे हों, तो ये v1 और ये v2, तो रिलेटिव मोशन होता है v1 माइनस v2। और अगर ये दोनों की स्पीड सेम हो जाए स्पीड v1 बराबर v2, तो कोई रिलेटिव मोशन होगा नहीं। यानी हमको रिलेटिव मोशन कब देखने को मिलेगा? जब डिफरेंट वेलोसिटी हो, क्योंकि सेम वेलोसिटी हो जाएगा तो रिलेटिव मोशन तो हो जाएगा जीरो। यानी डिफरेंट वेलोसिटी हो किसका? बिटवीन टू बॉडीज़ इन कॉन्टैक्ट, यानी जो दो बॉडी कॉन्टैक्ट में है, टू बॉडीज़ इन कॉन्टैक्ट, उनके अंदर किस बात की टेंडेंसी होनी चाहिए कि उनके बीच में एक रिलेटिव मोशन आए। यानी क्या हो रहा है? एक तो या तो टेंडेंसी हो या एक्चुअल में भी अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है, एक्चुअल रिलेटिव मोशन अगर हो रहा है तो भी तो ये लगेगा ही।
अगर एक्चुअल रिलेटिव मोशन हो या रिलेटिव मोशन होने के चांस हो, टेंडेंसी हो, तो ऐसा होगा। और ये रिलेटिव मोशन कब होता है? जब वेलोसिटी दोनों बॉडी का अलग अलग हो। तो ये जो हमारा फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन फोर्स है, उसकी क्या गुण होती हैं, उसकी जो टेंडेंसी होती है वो ये रहती है कि ये रिलेटिव मोशन को स्टॉप कर दे, टू स्टॉप द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। तो फ्रिक्शन हैज ए टेंडेंसी टू स्टॉप रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। जो दो बॉडी कॉन्टैक्ट में हैं उनके रिलेटिव मोशन को ये रोकने का कोशिश करता है। तो देखो हमने क्या बोला कि या तो एक टेंडेंसी हो, रिलेटिव मोशन होने की चांस हो, या दूसरा होता है कि रिलेटिव मोशन सच में हो रहा हो। तो ये दोनों केस में जो फ्रिक्शन लगता है वो क्या होता है। तो तीसरा पॉइंट है कि व्हेन देयर इज ओनली टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, तो उस केस में जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि इसकी चांस तो है कि रिलेटिव मोशन होगा लेकिन एक्चुअल रिलेटिव मोशन अभी हो नहीं रहा है, तो रेस्ट पे ही है, इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और जब सच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, जो दूसरा पॉइंट है अपना, तो उसमें जो लगता है फ्रिक्शन उसका नाम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी हमने क्या बात किया, इफ़ देयर इज ओनली टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, यानी जब केवल रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है, और जब एक्चुअल रिलेटिव मोशन हो रहा हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है। ये दो टाइप हमने बता दिए तुमको फ्रिक्शन के। तो ये अब जो चौथा पॉइंट है फ्रिक्शन के बारे में, देखो कोई भी जो नेचर का जो फोर्स है, लाइक एनी अदर फोर्स इन नेचर, लाइक एनी अदर फोर्स ऑफ नेचर, नेचर में पाए जाने वाले किसी भी दूसरे फोर्स की तरह ही जो फ्रिक्शन फोर्स है, द फ्रिक्शन फोर्स ऑल्सो मेक्स ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हमेशा ये दो अलग अलग बॉडी पे लगता है, एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़। ये बात समझ में आए कि नेचर के किसी दूसरे फोर्स की तरह ही जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो भी पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट, यानी इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन का जोड़ा में ही आता है फ्रिक्शन भी, और ये दो अलग अलग बॉडी के ऊपर लगता है। ये बात क्लियर है। अब जो इसके बारे में पांचवा बात है वो क्या है, तो देखो पांचवा बात ये है कि अब ये तो चलो जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या हो, तो लिखो जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स होता है ऑन ए गिवन बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर, गिवन बॉडी, ये रिलेटिव मोशन के अपोजिट होता है, इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन, डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन, यानी जो रिलेटिव मोशन, या तो मोशन हो या इसकी टेंडेंसी हो या इट्स टेंडेंसी, तो रिलेटिव मोशन हो या होने की संभावना हो, तो उस जिस डायरेक्शन में होने की संभावना है उसके अपोजिट क्या लगेगा, क्या लगेगा, फ्रिक्शन। तभी तो हमने बोला था कि फ्रिक्शन क्या करता है, टेंडेंसी रहता है कि वो रिलेटिव मोशन को स्टॉप कर दे। जो दो बॉडी के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो उसका अपोजिट लगेगा। मोशन अगर ये इधर जा रहा था ब्लॉक तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, देख रहे हो। तो ये बात तुमने देखा। अब और क्या बात है, तो देखो अभी देखो इसमें एक फिगर, ये वाला क्या है, ये ग्राउंड है, ठीक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, मान लो ये फिगर 1 है,
तो ये जो ए वाला ब्लॉक है ये क्या कर रहा है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मान लो इधर की तरफ कुछ वेलोसिटी इसके पास है। तो देखो फ्रिक्शन क्या करना चाहेगा, इसके मोशन को रोकना चाहेगा। फ्रिक्शन क्या करेगा, हैज ए टेंडेंसी टू स्टॉप इट्स मोशन, टेंडेंसी टू स्टॉप इट्स मोशन। अगर ये मोशन इधर की तरफ जा रहा वेलोसिटी है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। सही बात है कि रुक जाइए। दूसरा देखो ये वाला ब्लॉक है बी, ये रखा हुआ है एक दूसरे ब्लॉक सी पे जो कि फिर से ग्राउंड पे रखा हुआ है। यहाँ पे समझो, यहाँ पे मान लो सी वाले ब्लॉक को तुमने खींचा ऐसे भी स्पीड से, ठीक है। तो मान लो कि इनके बीच में अगर, तो मान लो ये V1 है तो ये कुछ जा रहा होगा V2 से, ठीक है। तो अगर इन दोनों का V1 और V2 अलग अलग है, V1 बराबर V2 नहीं है, यानी क्या है, इन दोनों ब्लॉक के वेलोसिटी क्या हैं, डिफरेंट हैं वेलोसिटीज़, ये बात है। तो क्या होगा, तो जो फ्रिक्शन होगा वो क्या करना चाहेगा, फ्रिक्शन इसके रिलेटिव वेलोसिटी को जीरो करना चाहेगा, क्योंकि उसका फ्रिक्शन का तो गुण ही है कि वो रिलेटिव मोशन को रोक दे। तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो कब होगा, जब V1 माइनस V2 जीरो हो जाए, यानी V1 बराबर V2 हो जाए। तो फ्रिक्शन का टेंडेंसी ये होगा कि इनके वेलोसिटी को सेम कर दें, समझे। तो क्या लिखोगे कि फ्रिक्शन हैज ए टेंडेंसी, फ्रिक्शन हैज ए टेंडेंसी टू मेक देयर वेलोसिटी सेम। इन दोनों ब्लॉक के वेलोसिटी को फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि ये सेम हो जाए। समझ गए बात। अच्छा, अब तुमको याद है कि हमने तुमको बताया था स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता था जब इन दो जो ब्लॉक हैं या उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअल में हो नहीं रहा है बट होने की संभावना है। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इज सेल्फ एडजस्टिंग। क्या होता है, ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है नेचर में, यानी इसका जो मान है वो अपने आप एडजस्ट होता रहता है। मान लो जीरो से लेके जीरो टू एक लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसको FL बोलते हैं। FL क्या है यहाँ पे, लिमिटिंग वैल्यू। तो जीरो से लेके एक लिमिटिंग वैल्यू के बीच में ये वेरी करता है। तो देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन, अब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये उतना ही मात्रा में लगेगा, ओनली दैट मच अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन विल एक्ट, यानी फ्रिक्शन का मान उतना ही होगा, उतना ही फ्रिक्शन लगेगा जितना ज़रूरी है। किस बात के लिए, रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए। विच कैन स्टॉप रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। अब ये बात ध्यान देने की बात है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो जीरो से लेके किसी एक वैल्यू के बीच में होता है। अब जितना चाहिए उतना लगेगा, जितना चाहिए किसके लिए, रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए उतना लगेगा। समझ गए। तो मान लो कि, अच्छा इस पे भी डिटेल देखेंगे हम। 8वां पॉइंट देखो, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये कब लगता है, जब रिलेटिव मोशन ऑलरेडी हो रहा हो तो लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये जो होता है ये कांस्टेंट रहता है, इसका मान चेंज नहीं होता जीरो से लेकर लिमिटिंग वैल्यू के बीच, ये कांस्टेंट रहता है। और उसको हम किससे दिखाते हैं, तो स्मॉल f और नीचे में k, FK से दिखाते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, एक जो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं प्रयोग के द्वारा, EXPERIMENTAL है,
एक्सपेरिमेंटली, तो हम देखते हैं कि जो एफ एल है लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है, और जो ये एफ के है इसका मान जो है वो डायरेक्टली नॉर्मल के प्रोपोर्शनल होता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन देखो या काइनेटिक फ्रिक्शन देखो, ये दोनों ही किसके समानुपाती होते हैं? नॉर्मल रिएक्शन के। तो तुमको पता है जब समानुपात, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट जुड़ जाता है, तो लिमिटिंग के टाइम में म्यू एस इंटू नॉर्मल हो जाएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन का मान हो जाएगा म्यू के इंटू नॉर्मल के बराबर। समझ रहे हो? तो अब बात आता है ये म्यू क्या है। तो जो म्यू एस है, म्यू और उसके नीचे छोटा सा एस है, ऐसा दिखाते हम लोग, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ, ये कौन सा फ्रिक्शन था? लिमिटिंग वाला, स्टैटिक फ्रिक्शन। और जो म्यू के है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये बात समझ में आ गया? तो ये दोनों ही कैसे होते हैं, म्यू के और म्यू एस, ये डायमेंशन लेस होते हैं, इनका अपना कोई डायमेंशन नहीं होता और ये कांस्टेंट रहते हैं। तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट हैं और ये किस बात पे डिपेंड करते हैं? तो देखो ये जो म्यू एस और म्यू के है, ये कैसा बोला मैंने बोला कि ये जो है भाई वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, नहीं इसका कोई डायमेंशन नहीं होता और ये डिपेंड करता है, ये दोनों जो डिपेंड करता है वो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट, यानी जो कांटेक्ट में सरफेस हैं उसका कैसा नेचर है उस बात पे ये डिपेंड करता है। और एक बात और नोट दे के लिखो, ये जो म्यू के है क्या है, यानी ये काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट, ठीक है ना, वो नॉर्मली म्यू एस से छोटा होता है, बहुत छोटा नहीं होता है, ये डबल मत लगाओ, वो यूजुअली क्या होता है थोड़ा सा कम होता है, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन का कांस्टेंट क्या होता है वो ये होता है। तो अब दोनों में नॉर्मल तो सेम है, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता था वो होता था म्यू के गुने नॉर्मल और स्टैटिक फ्रिक्शन होता था म्यू एस गुने नॉर्मल। तो नॉर्मल तो यहाँ पे सेम है, तो अगर म्यू के का मान म्यू एस से छोटा है तो यानी एफ के का मान एफ एस से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि जो हमारा है कांस्टेंट वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये क्या होगा स्टैटिक वाले से, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा स्टैटिक से कम होगा, इज लेस देन द लिमिटिंग, अब ये ध्यान से पढ़ना कि क्या लिखा है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोला जा रहा है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कितना लग सकता है, कम से कम कितना लग सकता है, 0, ज़्यादा से ज़्यादा कितना लग सकता है, तो म्यू एस गुने नॉर्मल के बीच में। तो बोल रहा है कि जो स्टैटिक वाले का मान होता है वो, जो काइनेटिक तो फ्रिक्शन तो कांस्टेंट होता है म्यू के गुने एन, बोलता है कि ये जो म्यू के एन है वो इस वाले से कम होता है, यानी लिमिटिंग वैल्यू जो है इसका, ये तो लिमिटिंग वैल्यू है स्टैटिक का, और ये कैसा है, ये कांस्टेंट वैल्यू है किस चीज़ का, काइनेटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू। तो वही बोल रहा है कि जो कांस्टेंट वैल्यू होता है काइनेटिक फ्रिक्शन का एफ के, वो हमारे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है एफ एल, उससे हमेशा कम रहता है। यानी हम बोल सकते हैं कि एफ एल से हमारा एफ के जो है वो कम रहेगा। यानी जब रिलेटिव मोशन होना शुरू हो जाएगा तो फ्रिक्शन का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले ज़्यादा लगता रहेगा जब स्टैटिक था, रेस्ट पे था, और जैसे मोशन शुरू हुआ रिलेटिव, फ्रिक्शन का मान घट गया।
वही तो ये मतलब है कि रिलेटिव मोशन शुरू होते ही जो फ्रिक्शन का मान था, फ्रिक्शन का मान कम हो गया। ये बात समझ रहे हो? चलो अब आगे देखो, जो है हम लोग देखेंगे। अब देखो जो कुछ बातें हैं जो हमको और समझ में आनी चाहिए। पहला देखो, अगर क्वेश्चन के अंदर म्यू एस और म्यू के सेपरेटली नहीं दिया हो, सेपरेटली नॉट गिवन, तो यूज करना कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वही लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, वही काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और वो होगा म्यू इंटू नॉर्मल के बराबर। ये हमने क्या मान लिया? हमने ये मान लिया कि म्यू एस बराबर म्यू के बराबर मान लिया म्यू। कब? जब नहीं दिया हो अलग अलग वैल्यू म्यू एस और म्यू के का। दूसरा बात क्या है, देखो बात ये है कि ये जब मान लो एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर में एक ब्लॉक है डी, उसके ऊपर में दूसरा ब्लॉक रखा है, उसका मान है सी, उसके ऊपर रखा है बी, उसके ऊपर रखा है ए। यानी यहाँ पे क्या है, हमको मोर देन 2 ब्लॉक्स आर प्लेस्ड, यानी रखे हुए हैं, 2 से ज़्यादा ब्लॉक रखे हुए हैं ओवर द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 1 ओवर द अदर, यानी एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, किसके ऊपर? ओवर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। तो क्या होता है उस केस में, जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन जो निकालना रहेगा तुमको बिटवीन 2 ब्लॉक्स, अगर किसी भी 2 ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन निकालना हो तो इट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ब्लॉक्स ओवर द कॉमन सरफेस। क्या मतलब हुआ इसका? अभी ये लिख लो, इसका मतलब समझो। बोल रहा है कि कहीं पे भी अगर तुमको मान लो 2 से ज़्यादा ब्लॉक हैं जो रखे हुए हैं एक के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, तो अगर हमको नॉर्मल रिएक्शन बताना है किसी भी 2 ब्लॉक के बीच में, तो ये इक्वल होगा वेट के, जो ब्लॉक है, जो ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है कॉमन सरफेस के ऊपर, उसके बराबर। यानी अगर तुमको ए एंड बी के बीच में निकालना है नॉर्मल रिएक्शन, यानी कहाँ पर निकालना है? ये वाले सरफेस, ये जो मैंने अभी डार्क किया यहाँ पे, तो मान लो इसको हमने बोला है N1, N1 ऊपर की तरफ लगेगा ऑब्वियसली, इधर नहीं लगेगा। ये N1 जो होगा वो क्या होगा? N1 होगा कि इस वाला जो कॉमन सरफेस है उसके ऊपर कितने ब्लॉक रखें, तो एक ही है, कौन सा? ए। तो ए का मास अगर है MA, तो गुणे G कर दोगे तो ए का वेट आ जाएगा, तो हो जाएगा इंटू N1। फिर अगर पूछा जाए बिटवीन बी एंड सी, तो कॉमन सरफेस कौन है? ये वाला। यहाँ पे अगर है ये N2 क्या होगा? इसके ऊपर कितने ब्लॉक रखें? ए और बी दोनों का मास जोड़ दो, MA प्लस MB गुने G। अगर यहाँ पे पूछे तो क्या करोगे? तो इसके ऊपर कितने हैं? तो ABC 3 है, तो अगर इसको तुम बोलते हो N3, C एंड D के बीच में अगर तुम बोलते हो कि ये N3 है नॉर्मल, तो नॉर्मल क्या होगा? A प्लस B प्लस C, इन तीनों का मास गुने G। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं अपना कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। तो ऊपर का वेट देखो और बोल दो कितना वेट है, वो है नॉर्मल रिएक्शन। अब बात है एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या हमको याद रखना है। तो देखो ये जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, फ्रिक्शन फोर्स, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। नहीं कोई पूछे कि फ्रिक्शन फोर्स का नेचर कैसा होता है,
तो क्या बोलोगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है नेचर वाइज। देखो कोई भी जो सरफेस है जो कांटेक्ट में है एक दूसरे के, ठीक है, सरफेस जो कि क्या है कांटेक्ट है में है, तो तुमको लगेगा कि यार ये तो बहुत मुलायम सरफेस है दोनों, ठीक है, ये तो बहुत ही स्मूथ है, हाउएवर स्मूथ दे में अपीयर, मतलब वो चाहे जितना भी स्मूथ तुमको दिख रहे हो दो सरफेस जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, लेकिन उसके अंदर में एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में है इम्परफेक्शन, यानी वो परफेक्टली स्मूथ नहीं होता है, इम्परफेक्शंस, इसी का नाम हम दे देते हैं क्या चीज़, एस्पेरिटीज, एस्पेरिटीज बोल देते हैं। तो कोई भी जो दो सरफेस कांटेक्ट में है हो हाउएवर स्मूथ दे में अपीयर, वो जितने भी स्मूथ अपीयर हो तुमको दिखते हो, लेकिन उन दोनों के बीच में कुछ न कुछ खुरदरापन रहता है, इम्परफेक्शन रहता है, जिसको हम बोल देते हैं एस्पेरिटीज, समझ रहे हो। तो अब जैसे तुम देखो यहाँ पे क्या है, दो ब्लॉक रखा हुआ है, ये वाला ब्लॉक है अपना और ये दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है, तो तुमको क्या लगता है कि ये जो एरिया है दोनों के कांटेक्ट में, ये वाला एरिया बीच में एरिया, वो तुमको लगता है ये पूरा एरिया दोनों एक दूसरे से टच में है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जब भी एक सरफेस दूसरे के ऊपर रहता है तो जो एक्चुअल कांटेक्ट एरिया होता है, एक्चुअल जो कांटेक्ट एरिया है वो क्या होता है, वो वेरी लेस देन सरफेस एरिया ऑफ द फेस ऑफ कांटेक्ट। तो तुम तो समझते हो कि यार ये ब्लॉक इसके ऊपर रखा है तो इस फेस का एरिया बता दो। मान लो ये ऐसा करके एक ब्लॉक है, तो ये अगर किसी दूसरे पे रखा हुआ है तो हमको क्या करो, ये वाला एरिया बता दोगे तो हम कह देंगे कि यही एरिया तो होगा कांटेक्ट में, बट ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि ये जो पॉइंट है जो कांटेक्ट है वो खुरदरापन रहता है एक दूसरे के बीच में। तो ये देखो छोटा ऐसा ही जहाँ जहाँ पे टच हुआ है वो बहुत कम जगह पे टच किया रहता है, क्यों, क्योंकि नीचे वाला अगर जूम करके देखोगे तो ये ऐसा करके रहता है खुरदरापन, तो जो टच होता है वो केवल कुछ ही पॉइंट पे टच होता है, पूरा एरिया टच में नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है, एस्पेरिटीज रहता है। तो अगर ऐसा करके है खुरदरा, जहाँ पे टच होगा वहीं पे टच होगा, पूरा एरिया तो टच होता नहीं है, समझे बात। देखो तो क्या होता है कि ये जो कांटेक्ट एरिया है वो क्या हो गया, स्मॉल हो गया, वेरी स्मॉल। उस कारण से क्या होता है, जो ट्रू कांटेक्ट एरिया जो सच में टच में है एक दूसरे के बीच में, वो क्या है, बहुत कम है। तो उस कारण से क्या होता है, एरिया कम है तो फोर्स बाय एरिया, अगर एरिया हो जाए कम तो फोर्स बाय एरिया हो जाएगा ज़्यादा, यानी जो प्रेशर है, फोर्स बाय एरिया होता है प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। किसके कारण से, प्रेशर ड्यू टू जो रिएक्शन फोर्स है जो नॉर्मल दोनों के बीच लग रहा है, रिएक्शन वाला फोर्स वो ज़्यादा हो जाता है, समझ रहे हो। इस कारण से जो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है उस कारण से क्या होता है, थोड़े से एरिया में अगर ये इसको दाब दोगे जोर से, दोनों चीज़ों को प्रेशराइज कर दोगे तो एक दूसरे में घुस जाएगा ये। इस कारण से क्या होता है, ये जो कांटेक्ट पॉइंट हैं, दीज कांटेक्ट पॉइंट्स डिफॉर्म ए लिटिल, थोड़े से क्या हो जाते हैं, ये डिफॉर्म हो जाते हैं, थोड़े से इनका शेप में डिफॉर्म ए लिटिल, यानी थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाते हैं। एंड कोल्ड वेल्ड, तुमने वेल्डिंग देखा है, गन से ऐसे करके दो मेटल को ऐसे करके वेल्डिंग करके टॉर्च से देता रहता है, चश्मा लगा के चिड़चिड़ाते रहता है, जुड़ जाता है, तो वहाँ पे हीट दिखेगा तुमको, तो उसको हम बोलते हैं हीट वेल्डिंग कराते हो ना तुम लोग। कोल्ड वेल्ड क्या होता है, जहाँ पे तापमान ज़्यादा नहीं है, तुमने दो चीज़ों को ऐसे फोर्स किया है
कि एक दूसरे से जुड़ गया, घुस गया, तो इसको बोल देते हैं कोल्ड वेल्ड। समझे? तो वैसे ही होता है कि ये जो सरफेस खुरदरा सरफेस था जो दूसरे खुरदरे से जुड़ा, अभी तो हमने बोला कि कोई भी सरफेस इतना स्मूथ नहीं होता कि पूरा पूरा टच करे, ऐसे ये पूरा पूरा टच होता ही नहीं है, ऐसे खुरदरा रहता है, कहीं कहीं पे टच करता है। तो उस कारण से पूरा फोर्स इन्हीं पॉइंट्स पे आ जाता है, तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। प्रेशर ज़्यादा होने से क्या होता है, एक दूसरे में ये घुस जाता है, तो क्या बन जाता है, कोल्ड वेल्ड्स बन जाते हैं। आर फॉर्म्ड एट दीज पॉइंट्स, आर फॉर्म्ड एट दीज पॉइंट्स। समझ रहे हो? तो इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग स्टार्ट हो, ठीक है, तो ये वेल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा। अगर ये दोनों जुड़ गया, इन दोनों को तुमको घिसकाना है एक दूसरे के ऊपर, तो ये वेल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा। सो क्या बोल सकते हैं हम कि इन ऑर्डर टू स्टार्ट द रिलेटिव स्लाइडिंग between these surfaces enough force has to be applied, यानी हमको इतना मात्रा में फोर्स लगाना पड़ेगा जो पर्याप्त हो, अप्लाइड टू ब्रेक दीज कोल्ड वेल्ड्स। यानी अगर हमको एक सरफेस को दूसरे ऊपर छिचकाना है तो इतना फोर्स देना पड़ेगा कि ये जो जुड़ गए हैं आपस में वो वेल्ड जो हैं वो टूटें। समझ रहे हो? तो क्या होता है, तो ये तो शुरू में तुमको इतना देना पड़ा फोर्स, लेकिन जब एक बार ये तुमने जो जुड़े हुए थे उसको तोड़ दिया, वेल्ड को तोड़ दिया, हम कह रहे हैं कि वंस द वेल्ड ब्रेक्स, एक बार ये जो वेल्ड था वो ब्रेक हो गया, ब्रेक्स, एंड द सरफेस स्टार्ट स्लाइडिंग, एक दूसरे के ऊपर छिछलना शुरू कर दें, स्टार्ट स्लाइडिंग ओवर ईच अदर, यानी एक दूसरे के ऊपर, ये एक बार जब ये वेल्ड टूट गया तो उन्हें फोर्स लगाया, तो फर्दर फॉर्मेशन ऑफ वेल्ड, यानी ये वेल्ड का दोबारा बनना, फर्दर फॉर्मेशन ऑफ वेल्ड इज रिलेटिवली स्लो, यानी ये इतना जल्दी बनता नहीं है, एक बार खिसकने लगा तो जो वेल्ड है वो, इस कारण से क्या होता है, एंड वीक, इस कारण से क्या होता है कि हमको थोड़ा ही फोर्स लगाने से ये छिछकना कंटिन्यू कर पाता है। हेंस ए स्मॉलर फोर्स इज इनफ to keep the block moving with uniform velocity, और यही कारण है, दिस इज द रीजन कि क्या हो जाता है, काइनेटिक, यानी एक बार मोशन शुरू हो गया तो फ्रिक्शन क्या हो जाता है, पहले जो स्टैटिक लग रहा था उससे कम लगता है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में जब हमको रिलेटिव मोशन कराना रहता है तो हमको ये वेल्ड को तोड़ने के लिए फोर्स देना पड़ता है, वो ज़्यादा रहता है। लेकिन एक बार जब ये वेल्ड ब्रेक हो गया और सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने लगा तो हमको रिलेटिवली इसका जो वेल्ड का दोबारा बनना है वो काफ़ी स्लो रहता है और कमज़ोर वेल्ड बनता है। इस कारण से क्या होता है कि हमको जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मान है वो काइनेटिक से कम देखने को मिलता है। ये बात समझ गए? एक और बात देखो कि बाय मेकिंग, देखो तो क्या होता है, हम क्या बोल रहे हैं कि बाय मेकिंग द सरफेस एक्स्ट्रा स्मूथ, यानी हमने सरफेस को क्या किया, स्मूथ बना दिया, पहले रफ था उससे स्मूथ बना दिया है। तो क्या होता है,
अगर तुमने सरफेस को स्मूथ बना दिया, तो पहले तुम देखते थे कि ऐसे ऐसा जब खुरदरा रहता था तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता था दो सरफेस के बीच में, यानी ये जो दो सरफेस टच कर रहे हैं, तो ये केवल पॉइंट पॉइंट पे टच करते थे, पूरा एरिया टच नहीं करता था ऐसा। अगर दो सरफेस पूरा स्मूथ बना दोगे तो एरिया क्या हो जाएगा, जो कांटेक्ट में है वो बढ़ जाएगा। क्या होता है, जो एक्चुअल एरिया होता है, अगर तुमने सरफेस को स्मूथ बना दिया तो जो एक्चुअल एरिया है किस में, कांटेक्ट में, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है एक्चुअल एरिया। उस कारण से क्या हो जाता है, ये जो दो बॉडी हैं वो दोनों एक दूसरे से जुड़े जुड़े से दिखने लगते हैं। टू बॉडीज एक्ट्स लाइक अ सिंगल बॉडी, क्योंकि दोनों सट गया, चिपक गया, सिंगल बॉडी। उस कारण से क्या होता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बढ़ जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर तुम दो सरफेस जो कांटेक्ट में उनको स्मूथ बना दोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सपोज ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड ओवर ए रफ सरफेस एंड ए हॉरिजॉन्टल फोर्स F is applied on the block as shown in figure. Now let us see what are the values of force of friction F. इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो क्या है और एक्सेलरेशन क्या होगा अगर F को धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाते जाएं हम लोग मान को। तुम जानते हो कि ये जो ब्लॉक है उसके ऊपर अगर देखो यहाँ पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है तो इसके मूव करने की टेंडेंसी भी इधर की तरफ होगी, दाईं तरफ। उस कारण से जो ये सरफेस जिसके साथ ये टच में है सरफेस, वो इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा जो कि पीछे की तरफ लगेगा, स्मॉल एफ। फिर तुम जानते हो कि ये जो ब्लॉक है उसका mg जो मास है, वेट जो बोलते हैं, उसको नीचे की तरफ लगेगा और उस कारण से ये सरफेस उसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, राइट। तो यही चार क्या हो जाएंगे, यही चार, मान लो ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यही चार फोर्स हो जाएंगे। एक तो जो फोर्स इस पर लग रहा है, एक इसका वेट, एक इसका नॉर्मल, एक इसका फ्रिक्शन। देखो स्टैटिक जो कोफिशिएंट है म्यू एस दे दिया है 0.5 और म्यू के दे दिया है 0.4, और ऐसा होना भी चाहिए था क्योंकि जो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होता है, नहीं जब ब्लॉक चलना शुरू कर देगा वो वाला फ्रिक्शन ब्लॉक जब रेस्ट पे है उससे कम होता है। तो एक बात तुम समझ गए कि जो नॉर्मल होगा ऊपर का फोर्स बराबर mg के बराबर हो जाएगा। अगर तुम y डायरेक्शन में देखोगे तो दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक तो नॉर्मल एक mg, तो ऊपर वाला फोर्स इजकल टू नीचे वाला फोर्स। दूसरा क्या है, यहाँ से जो नॉर्मल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ब्लॉक का मास है 1 गुणे 10 g यानी 10, तो g का मान 10 दिया तो 10 न्यूटन हो गया क्या चीज़, नॉर्मल का मान। अब देखो, अब जो इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगा वो कितना लगेगा, देखो तो इसके ऊपर दो फ्रिक्शन लगेगा, एक तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा जब ये चलने लगेगा, और दूसरा एक लिमिटिंग फ्रिक्शन हम बोलते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान होता है म्यू स्टैटिक गुने नॉर्मल के बराबर। तो म्यू स्टैटिक कितना है भाई, 0.5 है, नॉर्मल का मान कितना है 10 न्यूटन, तो कितना हो जाएगा ये 5 न्यूटन के बराबर। और काइनेटिक जो फ्रिक्शन है उसका मान होता है म्यू काइनेटिक गुने नॉर्मल, म्यू काइनेटिक है 0.4 है गुने नॉर्मल है 10 न्यूटन, यानी आ जाएगा 4 न्यूटन। तो ये होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, ये होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है अपना, जो जब तक फोर्स स्टैटिक जो होता है फ्रिक्शन फोर्स, वो क्या होता है लिमिटिंग से कम या इक्वल और जीरो से ज़्यादा, या ये इसी के बीच में रहता है अपना स्टैटिक फ्रिक्शन का मान। लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम ही रहता है। अब बात समझो, तो हम लोग इसके लिए एक टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे हम देखते हैं। हमारा जो फोर्स का मान है, जो अप्लाइड फोर्स है, उसको ग्रेजुअली हमको बढ़ाना है। तो हम देखेंगे कि फिर फ्रिक्शन का क्या मान होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे फ्रिक्शन का क्या मान होता है। तो जो नेट फोर्स लगेगा इस ब्लॉक के ऊपर वो क्या लगेगा, नेट फोर्स अगर हम एक्स डायरेक्शन में देखें तो ये फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है एफ, तो नेट फोर्स क्या होगा एफ घटे स्मॉल एफ, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा एफ घटे एफ। फिर हम देखेंगे कि ये ऐसा टेबल बना, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है कि काइनेटिक, यानी ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं, स्टैटिक या काइनेटिक, ये कौन सा फ्रिक्शन है। फिर हम देखेंगे कि जो है रिलेटिव मोशन क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है या केवल टेंडेंसी है,
टेंडेंसी का मतलब होता है या केवल वो चलना चाह रहा है। इसके बाद हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे ब्लॉक का। जो एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, वो नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास हो जाएगा। और इधर पे थोड़ा सा जगह जो भी बच जाएगा उसमें हम डायग्राम बनाने का कोशिश भी करेंगे। अब चलो, तो फोर्स का मान पहले रखो 0, फिर रख दो 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, 8 न्यूटन, कुछ भी ऐसे रैंडमली हमने कुछ भी नंबर मान लिए। तो तुम जानते हो कि अगर ये जो फोर्स है बड़ा कैपिटल फोर्स, ये कुछ भी नहीं लग रहा होगा तो ब्लॉक क्या होगा, रेस्ट पे होगा, यानी स्टैटिक होगा। ब्लॉक स्टैटिक होगा, क्यों? क्योंकि जब फोर्स ही नहीं लग रहा तो ब्लॉक रेस्ट पे होगा। तो इनके पास नीदर टेंडेंसी नॉर रिलेटिव, नीदर रिलेटिव मोशन नॉर टेंडेंसी, ना तो इनके बीच में सरफेस और ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, ना ही कोई टेंडेंसी होगा, इसलिए जो एक्सेलरेशन होगा हो जाएगा 0। तो ब्लॉक अपना सीधा सीधा ज़मीन पर रखा हुआ है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, राइट। तो जो फ्रिक्शन भी होगा वो भी हो जाएगा 0 और नेट फोर्स भी हो जाएगा 0। अब 2 न्यूटन का अगर फोर्स तुम लगा दिए, अब देखो फोर्स है 2 न्यूटन, ठीक है, फोर्स है 2 न्यूटन का इधर पे, तो इसके ऊपर अभी क्या हो जाएगा, टेंडेंसी आ गया इसको टहलने का उधर की तरफ। क्या आ गया इसका आ गया टेंडेंसी की रिलेटिव मोशन का। तो तुम जानते हो जैसे टेंडेंसी आता है ये फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाता है, और ये फ्रिक्शन का मान कितना लगता है, तो जितने की ज़रूरत होती है। लेकिन ये फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर कितना, 5 न्यूटन मैक्सिमम हो सकता है। इस ब्लॉक के ऊपर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, उसको रोकने के लिए हमको पीछे की तरफ कितना फ्रिक्शन देना पड़ेगा, 2 न्यूटन। क्या वो 2 न्यूटन का मान लिमिटिंग वाले से कम है, तो हाँ। तो क्या ये दे सकते हैं हम, तो हम दे सकते हैं 2 न्यूटन। तो ये फोर्स को ये फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस कर लिया, तो F माइनस एफ का मान हो जाएगा 0। ब्लॉक अभी भी कैसा रहेगा, स्टैटिक, एक्सेलरेशन अभी भी 0। फिर होता है कि जब इसके ऊपर 4 न्यूटन का फोर्स लगे, देखो इसके ऊपर 4 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन काम करना शुरू करेगा पीछे की तरफ, और फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 5 न्यूटन लग सकता है, तो यहाँ पे 4 ही चाहिए तो 4 न्यूटन लग जाएगा। 0 रहेगा, स्टैटिक रहेगा, टेंडेंसी है, एक्सेलरेशन है 0। अब क्या हुआ, अब इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगने लगा, मान लो 5 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना लगेगा इसके ऊपर रोकने के लिए, हमको चाहिए 5 न्यूटन का ही फ्रिक्शन चाहिए। क्या हमको 5 मिल सकता है, हाँ मिल सकता है। क्यों? कि हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान है 5, जो हमने पिछले पेज पे निकाला था, म्यू स्टैटिक गुने नॉर्मल करके 5 मिल सकता है। तो अभी भी इसके ऊपर 5 न्यूटन फ्रिक्शन लगेगा और ये एफ नेट हो जाएगा 0, स्टैटिक ही रहेगा, टेंडेंसी रहेगा इसकी मूव करने की, एक्सेलरेशन होगा 0। लेकिन अब मान आ गया 6 न्यूटन, यानी ये जो फोर्स लग रहा है ऊपर आ रहा है 6 न्यूटन। ऑब्वियस बात है ये मूव करना चाहेगा, लेकिन इसको फ्रिक्शन रोकना चाहेगा, लेकिन फ्रिक्शन का कैपेसिटी केवल कितने की है, 5 न्यूटन ही तक ये दे सकता है। तो ये मूव कर जाएगा, यानी ये एक्चुअल रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा, रिलेटिव मोशन। और तुम जानते हो जैसे रिलेटिव मोशन शुरू होता है ये 5 न्यूटन नहीं लग के ये काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर लगता है, जो कि होता है म्यू के गुणे नॉर्मल के बराबर। अब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। कितना लगेगा, केवल 4 न्यूटन लगेगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉक तो मूव कर गया। तो चलो 4 न्यूटन लगा तो नेट फोर्स कितना है, तो 6 घटे 4 यानी 2 न्यूटन। कैसा है ये, अब ब्लॉक क्या है, एक्चुअल रिलेटिव मोशन शुरू हो चुका है, एक्चुअल रिलेटिव मोशन। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लग के काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन का मान होता है म्यू के गुणे एन। अब एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो नेट फोर्स है 2 न्यूटन, मास है 1 किलो, तो 2/1 यानी एक्सेलरेशन का मान आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। F/m करने से आता है ये। 8 न्यूटन लगेगा तब भी ब्लॉक चलेगा, तो फ्रिक्शन तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 न्यूटन लग सकता है काइनेटिक के केस में। तो जो बच गया 8 में से 4 न्यूटन बच गया, और ये भी काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, एक्चुअल रिलेटिव मोशन होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, 1 4/1 यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो फ्रिक्शन केवल काइनेटिक लग रहा है जिसका मान है 4 न्यूटन, इधर की तरफ ये लग रहा है 8 न्यूटन, एक्सेलरेशन इधर की तरफ आ जाएगा, 1 kg का ब्लॉक है ये। तो क्या ये बात तुम समझ रहे हो? पहले देखो फ्रिक्शन का मान अगर देखोगे तो कैसे हुआ, पहले क्या था 0, फिर जितना बढ़ाते गए 1 न्यूटन डालोगे तो यहाँ भी 1 आएगा, 3 डालोगे 3 आएगा, 4 डालोगे 4, 5 तो 5, तो लीनियरली बढ़ रहा है। यानी अगर तुम देखोगे कि हम अगर ग्राफ बनाएंगे ऐसे, ठीक है, अगर हम ग्राफ बना लें, ये है अपना अप्लाइड फोर्स और ये है फ्रिक्शन फोर्स, तो देखो क्या होता है कि अप्लाइड फोर्स का मान जब 0 था तो ये भी 0 था, जब 1 हुआ तो ये भी 1, 2 तो ये भी 2, 3 तो ये भी 3, 4 तो ये भी 4, 5 तो ये भी 5, यानी ऐसा करके ये ग्राफ बना। अगर देखोगे तो ये 1 1, ये 2 तो ये भी 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो यहाँ पे भी क्या होगा 5 तक ये जाएगा। लेकिन 5 को जैसे इसने टच किया, अब क्या है ये मूव करना शुरू हो गया ब्लॉक, और जैसे मूव करना शुरू हो गया तो ये क्या कितने पे आ जाता है 4 न्यूटन पे, यानी ये कहाँ पे पहुँच जाएगा वापस से। अब जैसे 5 से 6 7 8 करोगे तो ये अब जो फ्रिक्शन का मान है वो थोड़ा कम हो जाता है, और वो कितना हो जाता है 4 के बराबर, और 4 के बराबर कांस्टेंट बन जाता है। तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा ऐसा फ्रिक्शन का। कैसा? ये गया 5 तक, फिर 4 कांस्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि इस यहाँ तक जो था ये था हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन, अब जो लग रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि 5 न्यूटन के बाद से ब्लॉक मूव करना शुरू हो गया, तो इसका मान केवल 4 ही लगेगा। क्या ये ग्राफ तुम्हें समझ में आया? अब बात सुनो, बात क्या सुनो कि अगर तुम ये देखोगे कि जो अगर फोर्स का मान हमारे लिमिटिंग फ्रिक्शन के मान से कम है, तो तुम जानते हो कि जितना फोर्स है वही फ्रिक्शन फोर्स लगता है, यानी 0 1 2 3 4 5 तक जाते जाते अगर कैपिटल एफ ये है तो स्मॉल एफ भी होइएगा, 0 1 2 3 4 5, जैसे ये 6 7 8 हुआ, फ्रिक्शन का मान हो जाएगा 4 4 4। ये बात समझे? जब तक ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से अप्लाइड फोर्स जो है वो कम है, ये फ्रिक्शन इज इक्वल टू हो जाता है अप्लाइड फोर्स, और एक्सेलरेशन कितना हो जाता है 0। लेकिन जैसे काइनेटिक शुरू हो जाता है, जैसे काइनेटिक शुरू हो जाता है तो तुम जानते हो एक्सेलरेशन हमने निकाला था अप्लाइड फोर्स घटे फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास। ये अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आता है यहाँ पे, म्यू के गुने नॉर्मल 4 के बराबर बाई 1, यानी क्या आ जाएगा एफ माइनस 4। कब? जब एफ का फोर्स का मान क्या है 5 से बड़ा हो जाए, तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या है एफ माइनस 4 के बराबर। तो हम चलो एक ग्राफ बनाते हैं एक्सेलरेशन और अप्लाइड फोर्स के बीच में। तो तुम जानते हो कि जब तक अप्लाइड फोर्स का मान 5 रहेगा कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी ये कैसा रहेगा 0 के बराबर रहेगा एक्सेलरेशन, यहाँ तक तो मूवमेंट होगा ही नहीं। लेकिन जैसे 5 से बढ़ाना शुरू करोगे ये एक ऐसा ग्राफ बना लेगा, एक्सेलरेशन जैसे 6 होगा तो एक्सेलरेशन का मान हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 या 8 ले लो, तो 8 में से 4 चला गया तो ये हो जाएगा कितना 4। इस तरीके से अप्लाइड फोर्स माइनस 4 करके हमको एक्सेलरेशन का भी ग्राफ हम बना सकते हैं, क्योंकि शुरू में 0 रहता है और फिर इसे काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू होता है, मूवमेंट शुरू होते हैं ये। अब देखो हम लोग एक पॉइंट है कि हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है म्यू, उसको म्यू मानेंगे जब तक स्पेशल तौर पे मेंशन नहीं किया गया हो, स्पेशली नॉट मेंशनड म्यू के या म्यू एस, म्यू के या म्यू एस नहीं मेंशन किया हो तो एक ही फ्रिक्शन कोएफिशिएंट तुम म्यू ले लेना, ठीक है, दोनों को बराबर मान लेना। अब हमारा बात आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जो हमारा बात आता है वो आता है एंगल ऑफ। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है देखो, तो जहाँ पे भी, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि एट ए पॉइंट ऑफ रफ कांटेक्ट, यानी जहाँ पे जो दो वस्तुएं एक दूसरे को टच कर रहे हैं और
जो सतह है वो खुरदरी है, स्मूथ नहीं है, रफ है। और जैसे ये मान लो इस पे रखा हुआ है, ठीक है, मान लो ये ब्लॉक रखा हुआ है इस वेज पे, इंक्लाइन पे। अब तुम इस पटाह को थोड़ा सा ऊपर लेके जाने लगे, ऐसे ब्लॉक को एंगल बढ़ाने लगे इसको, एक समय आएगा जब ये नीचे गिरना शुरू होगा, राइट। वैसे ही जब तुम एक ब्लॉक को किसी सरफेस पे रखे हो, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो ये जब अबाउट टू स्लिप रहेगा, अबाउट टू स्लिप ऑन सरफेस, खिसकना शुरू होने ही वाला रहेगा, तो उस समय जो फोर्स होता है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच ऑब्जेक्ट, वो दो होता है। एक तो होता है नॉर्मल रिएक्शन, जब स्लिपिंग स्टार्ट होने वाला रहता है तो दो फोर्स लगता है, एक तो है नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा होता है फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स का मान होता है म्यू गुने नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन होता है एन और फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू गुने नॉर्मल रिएक्शन। तो ये इन दोनों फोर्स का जो रिजल्ट, तो देखो ये फ्रिक्शन फोर्स मान लो इधर की तरफ लग रहा है म्यू गुने नॉर्मल, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लगेगा नॉर्मल। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो इसके बीच में आएगा, रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट जो आता है वो क्या आता है, तो वो आता है अंडर रूट एन का स्क्वायर जो म्यू गुने नॉर्मल का स्क्वायर, ये आता है रिजल्टेंट। अब ये जो रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट, उसका एंगल विथ नॉर्मल, ये याद रखना। रिजल्टेंट जो फोर्स है वो नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है, मान लो लेमडा वो एंगल है, तो इसको बोल देते हैं हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी क्या बोलोगे, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या करता है, मेक्स एंगल लेमडा विथ नॉर्मल। तो हम 10 लेमडा अगर लिखेंगे तो 10 थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस एंगल के लिए अगर तुम ये देखोगे त्रिभुज में, तो ये है म्यू गुने नॉर्मल, ये है नॉर्मल, ये है लेमडा। तो सामने वाला हो जाता है लंब, तो लंब हो जाएगा म्यू गुने नॉर्मल परपेंडिकुलर, बाय बेस नॉर्मल, नॉर्मल से नॉर्मल चला गया। तो 10 लेमडा बराबर क्या आ गया, म्यू के बराबर। म्यू क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये जो लेमडा है इसी को हम बोल देते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान रखना ये नॉर्मल के साथ बनाता है, तुम ये वाला मत ले लेना म्यू नॉर्मल वाला। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन तुम्हें समझ में आ चुका है। अब हम देखेंगे एंगल ऑफ रिपोज। अब हम देखेंगे एंगल ऑफ रिपोज। देखो कोई भी ब्लॉक है एम मास का, उसको किसी इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया गया है, और इस इंक्लाइन प्लेन का जो इंक्लिनेशन है वो है थीटा एंगल, ठीक है। ये मास इसका एम है। अब क्या करते हैं हम, इसका जो इंक्लिनेशन है थीटा, उसको हम बढ़ा या घटा सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। मान लो ये जस्ट एक पट्टे पे रखा हुआ है, पट्टे को तुम हाथ से ऐसे करके, तुम ये हाथ से इसको उठा रहे हो, ठीक है, ऐसा तो कर ही सकते हो, या हाथ से नीचे भी ला सकते हो पट्टे को ऊपर नीचे, तो इससे क्या होगा, ये थीटा ऊपर नीचे जाएगा, ऐसा कर रहे तुम। तो क्या होता है कि, और जो म्यू है वो क्या है अपना, म्यू को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, किसके बीच में, बिटवीन ये जो हमारा ब्लॉक है और जो प्लेन है इंक्लाइंड प्लेन, ब्लॉक एंड इंक्लाइंड प्लेन। तो अगर तुम देखोगे तो नॉर्मल रिएक्शन हम जानते हैं, ये जो ब्लॉक है अपना, इसका mg नीचे लग रहा होगा, तो एक तो अलोंग द इंक्लाइन फोर्स लगता है, एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन फोर्स लगता है, ये है नॉर्मल। तो ये था तुम्हारा थीटा, तो ये भी हो जाएगा थीटा, हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा। तो ये आ जाएगा mg कॉस थीटा कंपोनेंट, इधर की तरफ आ जाएगा mg साइन थीटा। वैसे हमने देखा भी था कि जो नॉर्मल होता है इंक्लाइन प्लेन पे, उसका मान हो जाएगा mg कॉस थीटा के बराबर। इस कारण से जो लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, फ्रिक्शन का वो मैक्सिमम मान जो लग सके उसको, तो ये होता है म्यू लिमिटिंग गुने म्यू स्टैटिक
गुने नॉर्मल। नॉर्मल यहाँ पे क्या है, म्यू स्टैटिक का मान भी म्यू ही है, नॉर्मल का मान है mg cos थीटा। अब एक फोर्स है ड्राइविंग फोर्स, यानी जो इसको इंक्लाइन के लॉन्ग नीचे की तरफ खींच के लाएगा। अब वो फोर्स का मान क्या है, जो ड्राइविंग फोर्स है या इसको तुम पुलिंग फोर्स बोल दो, उसका मान कितना है, तो अलोंग द इंक्लाइन लग रहा है, वो है mg sin थीटा। किधर की तरफ लग रहा है, तो ये डाउन द इंक्लाइन लग रहा है, यानी इंक्लाइन से नीचे की तरफ लग रहा है mg sin थीटा, है ना। अब इक्वेशन अगर तुम देखोगे, ठीक है, जैसे जैसे तुमने थीटा का मान को क्या किया, थीटा का मान 0 से लेके 90 डिग्री तक लेके गए, तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे थीटा का मान तुम बढ़ाओगे तो कॉस थीटा का मान कम होता है, ये तुमको पता है। जैसे कॉस 0 का मान होता है 1 और कॉस 90 का मान होता है 0, तो कॉस थीटा कम हो रहा है, यानी हमारा नॉर्मल भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सही बात है, क्योंकि mg गुणे कॉस थीटा है, कॉस थीटा कम होगा तो नॉर्मल भी कम होता जाएगा। जैसे जैसे तुम थीटा को बढ़ा रहे हो नॉर्मल कम हो रहा है, और नॉर्मल कम हो रहा है यानी फ्रिक्शन भी कम हो रहा है, राइट। यानी जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला कॉस थीटा वाला, वो भी कम होता जाएगा जैसे जैसे तुम थीटा को बढ़ाते जाओगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो देखो एक समय ऐसा आता है, कि ये ड्राइविंग फोर्स को हम लिख देते हैं कैपिटल F से। अब थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान बढ़ेगा, यानी जो ड्राइविंग फोर्स का मान है वो बढ़ता जाएगा। सही बात है, यानी तुम कह रहे हो कि थीटा बढ़ाने से कॉस थीटा घट गया, इस कारण से नॉर्मल घट गया, नॉर्मल घटा तो फ्रिक्शन घटा, लेकिन साइन थीटा का मान बढ़ जाता है थीटा बढ़ाने से। साइन थीटा का मान जो होता है, अगर तुम थीटा बढ़ाओगे बढ़ेगा, क्योंकि साइन 0 का मान होता है 0 और साइन 90 हो जाता है 1, राइट। तो 0 से 1 बढ़ता है, जैसे थीटा को 0 से 90 पे लेके गए तो साइन थीटा का मान बढ़ा, इस कारण से ड्राइविंग फोर्स का मान भी बढ़ा। तो एक समय क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम थीटा को बढ़ाते जा रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स तो कम होते जा रहा है, लेकिन अप्लाइड जो ड्राइविंग फोर्स है नीचे की तरफ वो बढ़ता जा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा जब इन दोनों का मान बराबर होगा एट क्रिटिकल एंगल, यानी एक ऐसा क्रिटिकल एंगल आएगा पॉइंट जिसमें क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो बराबर हो जाएगा ड्राइविंग फोर्स के। और इसी क्रिटिकल एंगल को जब ये होता है, इसको हम बोल देते हैं एंगल ऑफ रिपोज, इसको हम दिखाते हैं अल्फा से। समझ गए। इसके बाद क्या हो जाएगा, अगर तुम अभी भी एंगल को बढ़ाते ही जाओ, ठीक है, थीटा अब भी बढ़ा रहे हो, तो फोर्स का मान जो है ड्राइविंग फोर्स बढ़ता जा रहा है। और ये फोर्स जब लिमिटिंग फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लॉक स्टार्ट्स स्लाइडिंग, यानी मूव करना शुरू कर देगा ब्लॉक। समझे। तुम जानते हो कि एफ एल बराबर एफ होता है कहाँ पे, जब थीटा बराबर क्या होता है अल्फा। तो एफ एल का मान क्या हो जाएगा, म्यू एम जी कॉस थीटा, यानी कॉस अल्फा बराबर, ये ड्राइविंग फोर्स क्या था एम जी साइन थीटा, तो थीटा का मान यहाँ अल्फा है तो अल्फा, तो ये रख दिए यहाँ से। तो यहाँ से एम जी से एम जी चला गया, तो म्यू बराबर क्या आ गया, साइन बाई कॉस, यानी क्या आ गया टेन अल्फा। समझ गए। यहाँ से जो अल्फा हो जाएगा एंगल ऑफ रिपोज हो जाएगा टेन इनवर्स म्यू। तो हमने देखा कि जब हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाला था, राइट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाला था पिछले पेज पे, तो वो कितना आया था लेमडा, और उसका मान कितना था 10 म्यू के बराबर, 10 इनवर्स म्यू के बराबर, क्योंकि 10 लेमडा बराबर म्यू था। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंगल ऑफ जो रिपोज है, एंगल ऑफ रिपोज अल्फ़ा, वो भी कितना है 10 इनवर्स म्यू के बराबर। तो हम क्या देख रहे हैं कि अल्फ़ा बराबर आ गया लेमडा, यानी हम बोल रहे हैं कि एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। तो हम क्या देख सकते हैं कि देखो, अगर थीटा का मान जो हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था ये
जिस पे ब्लॉक रखा था उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, थीटा का मान अगर एंगल ऑफ रिपोज जो कि अल्फा है उससे कम हो तो फोर्स जो था वो क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम रहेगा, तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, यानी ब्लॉक को हम क्या बोल देंगे, स्टेशनरी। जब थीटा का मान हो जाएगा अल्फा के बराबर तो ये फोर्स बराबर किसके आ जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के, और यहाँ पे ब्लॉक जो रहेगा वो जस्ट अबाउट टू स्लाइड रहेगा, ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, यानी कि इससे थोड़ा बढ़ाए और ब्लॉक खिसकना नीचे की तरफ शुरू हो गए। और थीटा अगर अल्फा से ज़्यादा हो जाए तो जो ड्राइविंग फोर्स है, जो नीचे की तरफ ड्राइविंग फोर्स लग रहा है और ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, समझ रहे हो, ये फोर्स का मान लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो ब्लॉक है वो स्लाइड करना शुरू कर देगा, ब्लॉक स्टार्ट्स स्लाइडिंग, ये समझे। तो स्लाइड करेगा तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, तो वो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। नेट फोर्स क्या होगा, अप्लाइड फोर्स माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय मास। अप्लाइड फोर्स सॉरी जो ड्राइविंग फोर्स है वो है mg साइन थीटा माइनस mg म्यू mg कॉस थीटा डिवाइडेड बाय मास, मास से मास दोनों का कट जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये है एक्सेलरेशन। तो अगर तुम देखो इसका अगर हम एक ग्राफ बना दें, इसका अगर हम एक ग्राफ बना दें, हम इसका अगर ग्राफ बना दें किस किस के बीच में, देखो हम नॉर्मल, लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्स, इन तीनों का अगर ग्राफ बनाए थीटा के साथ तो कैसा बनेगा। तो नॉर्मल तुम जानते हो, नॉर्मल क्या होता है, मान mg गुने कॉस थीटा, तो नॉर्मल किसके, mg तो फिक्स है, इतना ही लगेगा, m भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, तो नॉर्मल डिपेंड कर रहा है कॉस थीटा पे, यानी नॉर्मल का जो ग्राफ बनेगा वो कॉस थीटा के जैसा ग्राफ बनेगा, यानी अगर थीटा है, थीटा 0 तो नॉर्मल का कुछ मान यहाँ पे आएगा, समझ रहे हो हैं, थीटा जब 90 हो जाएगा तो नॉर्मल का मान हो जाएगा 0, तो कैसा बनेगा नॉर्मल का ग्राफ, ऐसा, क्योंकि जब थीटा का मान 0 डिग्री रखोगे तो नॉर्मल का मान कितना आएगा mg, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, ये हो गया mg के बराबर। जब थीटा का मान रख दोगे 90 डिग्री तो कॉस थीटा हो जाएगा 0, तो नॉर्मल भी हो जाएगा 0, तो ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा कॉस थीटा का ग्राफ। अब जब तुम लिमिटिंग फ्रिक्शन देखते हो तो ये कितना होता है, तो ये होता है म्यू mg गुने कॉस थीटा, तो इसका मान भी, अब म्यू का मान जो होता है नॉर्मली वो 1 से छोटा होता है, तो इसको हम लिख दे म्यू गुने नॉर्मल, ये तो होता ही है, तो अगर नॉर्मल में तुम 1 से छोटा यानी आधा नॉर्मल लिखोगे तो इसका वैल्यू जो लिमिटिंग का रहेगा नॉर्मल से हमेशा कम रहेगा, कितने के बराबर रहेगा, म्यू mg के बराबर रहेगा। तो जब थीटा 0 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, म्यू mg के बराबर, अब थीटा 90 डिग्री कर दोगे तो फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, म्यू कॉस थीटा यानी 0, तो 0 आ जाएगा। तो ये भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन ये नॉर्मल वाले ग्राफ से थोड़ा नीचे बनेगा, यानी ये होगा हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन का ग्राफ, ये होगा नॉर्मल का। अब बात आता है, हमको बनाना है अपने ड्राइविंग फोर्स का, उसका मान कितना है, का मान है mg गुने साइन थीटा, यानी फोर्स क्या है, डिपेंड कर रहा है साइन थीटा पे, थीटा बढ़ाओगे फोर्स का मान बढ़ेगा, थीटा जब 0 डिग्री है तो ये फोर्स साइन थीटा 0 हो जाएगा तो 0, और थीटा जब 90 है तो इसका मान हो जाएगा mg के बराबर, क्योंकि साइन थीटा का 1, तो यानी हमारा ग्राफ जो आएगा वो साइन के जैसा ग्राफ आएगा और उसका जो मैक्सिमम मान होगा वो 90 पे हो जाएगा mg के बराबर। यानी हम कैसा ग्राफ बना देंगे, यहाँ से शुरू करके ऐसा हो जाएगा हमारा ड्राइविंग फोर्स का ग्राफ, और ये दोनों जहाँ पे बराबर होंगे, हमारा फोर्स अप्लाइड फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन FL, यहाँ पे F बराबर FL आएगा कहाँ पे, जब थीटा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के, तो ये पॉइंट हो जाएगा। क्या तुम्हें ये ग्राफ समझ में आया है? क्या होता है जब म्यू का मान 1 से कम होता है तो लिमिटिंग जो फ्रिक्शन है ना वो हमेशा नॉर्मल से कम ही रहेगा, इसीलिए इसको नीचे दिया गया है। तो हम देखो इसमें अब अपने नेक्स्ट वीडियो में
कुछ क्वेश्चंस देखेंगे फ्रिक्शन का। ये चैप्टर का जो थ्योरी वाला मेजरली पार्ट है वो लगभग ख़त्म ही हो गया है। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, 1-2 वीडियो में ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ही पार्ट है ये फ्रिक्शन भी, बस इसमें हमको एक्स्ट्रा फोर्स फ्रिक्शन कंसीडर करना रहता है। तो वो देखो, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुमको ये सब चैप्टर कभी आएगा ही नहीं। सवाल देखो, सॉल्व एग्जाम्पल देखो, फिर खुद से ट्राई करो कैसे ड्रॉ करते हैं ग्राफ, फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होता है, कितना लगता है, कितना पे लिमिटिंग, कितना काइनेटिक, ये सब आना चाहिए तुमको। तो वो केवल और केवल प्रैक्टिस से आएगा। चलो, थैंक यू।